हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का। हम पिछले 15 वीडियो में पढ़ चुके थे यहाँ पर ए बी सी और डी सेक्शन के बारे में, और जो डी सेक्शन हमारा चल रहा था पोएम के क्वेश्चन का। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों। 10th बोर्ड एग्जाम 2025 और आज हमारा इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास नंबर 16 और आपको हम हर क्लास में जैसे बता रहे हैं कि 6 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश का पेपर है 6 मार्च को। ठीक है, इस डेट को मत भूलना, 6 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री, कविताओं से संक्षिप्त में छोटे प्रश्नों के जवाब ना, छोटे प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 जो है पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर का लिया गया है, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको और ये एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। चलिए पोएम नंबर 1 है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, रोबोट पृष्ठ के द्वारा लिखी गई है और इसको हम पढ़ते हैं अब। और हमने पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें हमने स्टैंजा के अकॉर्डिंग पढ़ लिए थे क्वेश्चनों को, उसके अनुसार स्टैंजाओं को कंप्लीट कर लिया था और उनमें से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने जान लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है पोएमों के, उनके बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट है सर हमारा, हाउ वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर एंड आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो। ये बर्फ की गिरने से पहले और बाद में उस कवि का मनोभाव या मनोदशा या दिमाग कैसा रहा होगा, कैसा परिवर्तित हुआ होगा। चलिए आंसर है बिफोर द फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ के गिरने से पहले द पोइट वाज इन सैड मूड, कवि दुखी भाव में था। आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ गिरने के बाद द मूड ऑफ द पोइट चेंज्ड, और कवि का दिमाग या भाव बदल गया। नाउ ही हैज बिकम हैप्पी, अब वो खुश हो चुका था। एंड डिसाइड टू स्पेंड, और उसने निर्णय किया बिताने का, द रेस्ट ऑफ डे, बचा हुआ दिन, इन ए जॉयफुल मैनर, आनंद रूप से, आनंद तरीके से, कि अब मुझे पूरे दिन भर दुखी नहीं रहना है, अब मुझे अपने बचे हुए दिन को शानदार तरीके से बिताना है। ऐसा उसका मनोभाव चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सर इसमें, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। यहाँ पर कवि को और उस हेमलॉक के पेड़ को किस प्रकार से दर्शाया गया है, किस भाव से दर्शाया गया है। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, यहाँ पर जो कौवा और हेमलॉक का पेड़ है वो दुख का प्रतीक बताया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट नेचुरल जॉय, और जो बर्फ के कण है वो प्राकृतिक खुशी को दर्शाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 3 हमारा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस डस्ट ऑफ स्नो कविता के मुख्य बिंदु, मुख्य विचार यहाँ पर क्या दिया गया है। देयर आर सम सिंपल एक्शंस, यहाँ पर कुछ साधारण कार्य किए गए हैं, दैट हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट, जिनका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑन ह्यूमन माइंड, एक मानवीय दिमाग के ऊपर। द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, और यहाँ पर जो बर्फ के कण गिरते हैं, वो गिरते हुए बर्फ के कण कवि का दिमाग या मन परिवर्तित कर देते हैं। इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को इंडिकेट करती है, दर्शाती है या संकेत देती है। द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि एक हेमलॉक पेड़ से बर्फ के कणों का गिरना, चेंज द पोइट्स मूड, वो कवि का मन और विचार बदल देते हैं। ही गेट्स रिड ऑफ हिज सॉरो, वो अपने दुख को दूर भगा देता है। एंड डिसाइड, और निर्णय करता है, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ डे, बचे हुए दिन को बिताने का, इन ए जॉयफुल मैनर, एक आनंद रूप तरीके से। ठीक है सर, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोएम पूरी। आ जाइए अब पोएम नंबर 2 है हमारी, फायर एंड आइस, बर्फ और आग और बर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है सर हमारा, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा, कवि के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर संसार के विनाश के लिए 2 ऑप्शन बताए गए हैं, वन बाई फायर एंड अदर बाई आइस, एक तो आग के द्वारा, एक बर्फ के द्वारा। एनी वन ऑफ दीज
टू इनसफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों चीजें ही इस विश्व का, इस संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा इसमें, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोइम। इस कविता में बर्फ और आग किस चीज को संकेत करती है, किस चीज को इंडिकेट करती है। द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिजायर ऑफ मैन, कि जो आग होती है वो किसी भी व्यक्ति की, उसके मन की अनंत या असीमित इच्छाओं को दर्शाती है। द आइस इंडिकेट्स हेट्रेड, और जो बर्फ है वो किसी भी व्यक्ति के मन की नफरत को दर्शाती है। विच स्प्रेड्स रैपिडली, जो बहुत तेजी से फैलती है, जो नफरत का भाव बहुत तेजी से फैलता है मैनकाइंड, मनुष्य के बीच में। दीज इंडिकेट्स टुवर्ड द एविल्स ऑफ सोसाइटी, तो ये हमारे समाज की जो बुराइयां हैं इन्हीं को ये प्रतीक करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। इस कविता का मुख्य विचार या मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट द एंडिंग डिजायर, कि जो इस कविता का मुख्य विचार, मुख्य बिंदु है हमारी चिंताओं को, हमारी इच्छाओं का समाप्त करना, एंड हेट्रेड अमंग ह्यूमन्स बीइंग्स, और मानवीय लोगों के बीच से नफरत का भाव दूर हटाना, में ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यही इस संसार का विनाश करने के काबिल हैं और इनसे ही संसार का विनाश हो सकता है, तो हमें इन चीजों से दूर जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोइम है हमारी यहाँ पर, ए टाइगर इन द जू। पोइम नंबर 3 है ए टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर, कंपेयर द एनवायरमेंट ऑफ जू टाइगर एंड जंगल टाइगर। यहाँ पर एक जू के, चिड़ियाघर के टाइगर और एक जंगल के टाइगर के बीच में तुलना करवानी है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का कहने का मतलब क्या था, व्हेन ही से, जब उसने कहा, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, कि उसकी जो क्षमता है, ताकत है, उस सलाखों के पीछे सीमित हो चुकी है। इसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है, देखो, द टाइगर ऑफ द जू लिव्स इन हिज केज, जो पिंजरे का जो टाइगर है, बाघ है, वो एक चिड़ियाघर में रहता है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। द फ्रीडम ऑफ टाइगर इज पुट बिहाइंड द बार्स, तो उस बाघ की जो आजादी है वो उन सलाखों के पीछे सीमित हो चुकी है। ही डेप्रोवाइज हिज फ्रीडम, अब वो अपनी आजादी से लड़ना चाहता है, अपनी आजादी को पाना चाहता है। ही कैन ओनली वॉक ऑफ लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ अपने पिंजरे के अंदर ही घूम फिर सकता है, चल सकता है। द टाइगर ऑफ द जंगल लिव्स एट द जंगल एज, और जो जंगल का बाघ है वो जंगल के किनारे पर रहता है। ही स्नैरल अराउंड द हाउस, वो घरों के चारों तरफ चक्कर लगाता है दहाड़ता हुआ। ही एंजॉय हिज फ्रीडम, और वो अपनी आजादी को आनंदित करता है, अपनी आजादी को आनंद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टाइगर एज गिवन इन पोइम, कविता में दिए गए उस बाघ की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या उसके बारे में दर्शाया गया है। इन द जू द टाइगर लिव्स इन हिज केज, कि जो इस कविता के अंदर जिस बाघ के बारे में दर्शाया है वो एक पिंजरे में बंद है। ही इज एंग्री, वह क्रोधित है, बट इज क्वाइट, लेकिन शांत है। एज मैन एज लिमिटेड इज स्ट्रेंथ, कि जैसे किसी व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित कर दिया जाए, बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, किसी पिंजरे में सलाखों के पीछे रख करके। ही कैन ओनली वॉक द लेंथ ऑफ द केज, तो वो सिर्फ पिंजरे की सीमाओं को माप सकता है, उसके अंदर ही घूम फिर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ डज ए टाइगर टेरराइज विलेजर्स, यहाँ पर एक बाघ गांव वालों को कैसे आतंकित करता है, कैसे भयभीत करता है या कैसे डराता है। ठीक है सर, तो इसमें दे रखा है कि ए टाइगर लर्क्स एंड स्नेल्स अराउंड द हाउसेस, कि एक जो बाघ है वो जंगल के किनारे पर घरों के आसपास दहाड़ता है और वहां पर चिंकारता है, लोगों को डराता है। ही मेक्स लाउड नॉइस, वो भयंकर शोर मचाता है। एंड सो व्हाइट फ्लैंक्स, और अपने तेज नुकीले सफेद दांतों को चमकाता है, दिखाता है। एंड क्लॉस टू द विलेजर्स विथ ए थ्रेट, और गांव वालों को एक धमकाने का भाव दर्शाता है, कि डराने का भाव यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टाइगर एट नाइट इन द केज, रात्रि के समय में पिंजरे में बंद टाइगर की हालत क्या है, वो किस प्रकार से सलाखों में अपना जीवन यापन कर रहा है। द टाइगर लुक्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, कि जो बाघ है अपनी तेज तर्रार आंखों से देख रहा है।
एट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में चमकते तारों को। ही लिसन्स द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार, और वो जहां पर पेट्रोलिंग कार है वो उसके नॉइस को, शोर को सुनता है और उसको महसूस करता है और फिर वापस अपने पिंजरे में सीमित रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी पोइम सर। अब पोइम नंबर 5 हमारी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हम जंगली जानवर के बारे में कैसे बताएंगे। तो इसमें दर्शाया गया है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड हाइना, एक मगरमच्छ और एक लकड़बग्घे के बीच क्या अंतर बताया गया है। देखो, बोथ क्रोकोडाइल एंड हाइना आर डेंजरस, जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ और हाइना दोनों ही क्या है, खतरनाक है। हाइना है स्माइल ऑन द फेस, हाइना के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। एंड ए क्रोकोडाइल कम्स वीपिंग, और एक जो मगरमच्छ होता है वो रोता हुआ, बिखलता हुआ, विलाप करता हुआ आता है, ये ऐसा नजर आता है। क्वेश्चन सेकंड है सर हमारा, हाउ डज द पोइट सजेस्ट, कवि ने क्या सुझाव दिया है, दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, कि आप एक शेर को और एक बाघ को कैसे पहचानोगे, इसका कवि ने क्या संकेत दिया है। देखिए, द पोइट सजेस्ट, कवि हमें सुझाव करता है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लायन बाय हिज लार्ज बोरोनिस येलो कलर बॉडी, कि हम एक शेर को कैसे पहचान कर सकते हैं, उसके पीले कलर के जैसा शरीर है और उसका जो सिर है वो बहुत भारी है, घुंघराले बाल हैं, एंड इज रोर, और उसकी दहाड़ के साथ। ए टाइगर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, और एक बाघ को कैसे पहचाना जाएगा, बाय हिज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी, उसके पीले शरीर के ऊपर जो काले धब्बे हैं, काली धारियां हैं, उनसे। ये लुक्स नोबल, और वे बहुत ही शांति प्रिय, एकदम शांति तेज तर्रार दिखाई देता है, रहता शांत तरीके से लेकिन निगाहें बहुत तेज तर्रार है, तुरंत झपट्टा मार ले, है ना, उस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 है सर हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस कविता का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये कविता कहना क्या चाहती है हमसे। द थीम ऑफ द पोइम इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, ये जो कविता है ये एक मानवीय संदेश को दर्शाना चाहती है, मानवीय विचार को बताना चाहती है। द पोइट सजेस्ट ह्यूमरियस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, और जो कवि है हमें ये बता रहा है कि हम कैसे जंगली जानवरों को यहाँ पर पहचान सकते हैं और उनसे अपना बचाव कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर कविता दर्शा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, व्हाई आर ऑल दीज एनिमल्स कॉल्ड द बीस्ट ऑफ प्रे, और आपको इन सभी प्रकार के जानवरों से बचने की क्यों जरूरत है, इनसे दूर रहने की जरूरत क्यों है। ऑल दीज एनिमल्स किल अदर्स इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड, क्योंकि ये जो जानवर है वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सामने वाले को मार देते हैं। दे प्रे सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द जंगल्स, और ये इस प्रकार से दुष्ट हैं और सामने वाले इंसान को मार सकते हैं, इसलिए वो जीवन उस जंगल में जीवित रह पा रहे हैं, अपने जीवन को चला पा रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट पोइम है हमारा द बाल पोइम, पोइम नंबर 5 द बाल पोइम। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है हमारा, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन, इस संसार में पोसेशन यानी अकल्पनीय चीजों का या अमान्य चीजों का मतलब क्या है। देखिए, द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन रेफर्स टू द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो पोसेशन शब्द है वो एक धात्विक प्रकार के संसार को दर्शाता है, कि जिस प्रकार से संसार में प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से उन हर वस्तुओं का विनाश होना जायज है। इट मीन्स, इसका मतलब, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच पीपल, कि यह पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है वो वांट टू पोसेस मोर एंड मोर वेल्थ, जो अधिक से अधिक धनवान होना चाहते हैं, अधिक से अधिक माया और अच्छी काया पाते हैं, पावर एंड थिंग्स, अच्छी शक्ति हो, अच्छी हर प्रकार की वस्तु हो, ऐसी चीजों को पाने की कामना रखता है हर मनुष्य। लेकिन सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा नहीं उससे बड़ा कोई संत नहीं, वो वाली चीज है कि आपकी मन की इच्छा है, आपकी मन की वासना भावना बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होती जाएंगी, लेकिन जो हमारे उपयोगी संसाधन है वो सीमित है, और जिस चीज का निर्माण हुआ है
उसका विनाश जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसमें, वाई डज द पोइट से, कवि ने क्यों कहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड कि मैं उसे रूठा हुआ नहीं हूं। वाई डज नॉट द ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और वह उसे दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे भी क्यों नहीं देता है, वो किस चीज को दर्शाता है। देखिए, द पोइट सेज, कवि ने कहा है, सो बिकॉज द वांट्स द बॉय टू अंडरस्टैंड, कि वो लड़का उस चीज को समझे या जाने, द मीनिंग ऑफ लॉस इन हिज ओन, जिस चीज को उसने खोया है, कि उसने उस चीज का महत्व क्या है उसके लिए। ठीक है, पैसों से हर चीज आ जाएगी, लेकिन जो भावना है उस बॉल के साथ, उसका प्यार प्रेम लगाव था, वो उस चीज को खो चुका था। ही डजंट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल, और वह उस लड़के को अन्य दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे इसलिए नहीं दे रहा था, बिकॉज इट इज वर्थलेस, क्योंकि वो पैसे उसके लिए महत्वहीन थे, उन पैसों का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। द बॉय हैज अटैचमेंट विद द लॉस्ट बॉल, और उस लड़के का उस खोई हुई बॉल के साथ लगाव हो गया था, अटैचमेंट हो गया था। सो इसलिए द अटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट द बॉल, उसका जो अटैचमेंट था उस बॉल के साथ वो महत्वपूर्ण था, वो गेंद महत्वपूर्ण नहीं थी। गेंद तो वैसे बहुत सारी आ जाएंगी पैसों की, लेकिन जो प्यार प्रेम लगाव था उसके, वो कभी लौट करके नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सर हमारा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम द बाल पोइम, इस बाल पोइम कविता का हमें क्या संदेश मिलता है, यह कविता हमें क्या दर्शाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द बॉय, उस लड़के के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है, दैट वी शुड नॉट फील सॉरी और द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, कि संसार की भौतिक वस्तुओं के खो जाने पर, नुकसान हो जाने पर हमें दुख महसूस नहीं होना चाहिए, चिंता में अवसाद में हमें नहीं डूबना चाहिए। ये संसार है और ये संसार बना ही मिटने के लिए है, हर जो चीज का निर्माण हुआ है उसका एक न एक दिन नाश होना है, और फिर नई वस्तुओं का निर्माण होगा। एक इंसान मरेगा तब दूसरा नया इंसान आएगा, फिर एक जाएगा फिर आएगा। तो एक भौतिक संसार को कहा है कवि ने, और कहा है इसमें नुकसान फायदे के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, अपने जीवन को निरंतर जीना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोइम नंबर 6 है हमारी, अमांडा। क्या कहती है अमांडा, ये उसके घर वाले। What had in the theme of the poem, इस कविता में किस चीज को दर्शाया गया है, किस चीज का भाव निर्देशित किया गया है, ये कविता कहना क्या चाहती है। देखो, द थीम ऑफ द पोइम, इस कविता का जो मुख्य बिंदु है, इज टू फाइंड बैड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बुरी आदतों के बारे में दर्शाता है, एंड नैगिंग ऑफ पेरेंट्स, और जो उनके माता पिता उन्हें डांटते फटकारते मना करते हैं, उस चीज को बताया गया है, एट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। What impact all these have on them, और उसका उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे उस चीज से क्या सीख पाते हैं। अमांडा हैज मैनी बैड हैबिट्स, अमांडा के अंदर बहुत सी बुरी आदतें थी, लाइक एज बीइंग बाइटिंग ऑफ नेल्स, जैसे नाखूनों को काटना, राइजिंग हर सोल्जर्स, अपने कंधों को उचकाना, एंड नॉट सिटिंग इन ए प्रॉपर वे, और सही तरीके से नहीं बैठना। ऐसी बुरी आदतें उस अमांडा के अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 2 है सर हमारा, व्हाट कुड अमांडा डू, अमांडा क्या करती है, इफ सी वर ए मरमेड, यदि वो एक मरमेड होती है। अच्छा, मरमेड क्या होता है, एक मरमेड एक ऐसे व्यक्ति होता है, एक ऐसा आदमी होता है, ऐसी महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ऐसा प्राणी जो एकांत समुद्र में एक ऐसे टावर पर अकेले रहे, जो उस संसार को देख सके, एक विनम्र तरीके से, बिल्कुल शांत स्वभाव, अकेली हो, और उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, उसको एक मरमेड कहा गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर में जानते हैं। इफ अमांडा वर ए मरमेड, यदि अमांडा एक मरमेड होती, सी कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी ब्लिसफुली, तो एक हरे समुद्र में वो आराम से घूमती फिरती। सी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, और उस समुद्र के आसपास के हर किनारों को मजे करती और पूरी गहराई को आराम से देखती। देयर वुड नो बडी टू रेस्ट्रिक्ट, वहां पर कोई व्यक्ति इसको मना करने वाला नहीं होता, हर मोमेंट उसके क्रियाकलापों के लिए, एंड सी वुड एंजॉय फुल फ्रीडम, और वो पूरी आजादी वहां पर आनंदित करती या आनंद लेती। इसलिए उसने अपने आप को क्या बताया है, मरमेड बताया है। यदि मैं एक मरमेड होती तो अपनी आजादी को अनुभव करती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है सर इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट,
इस कविता के माध्यम से अमांडा ने किस प्रकार का व्यवहार दर्शाया है। अमांडा इज नॉट सिटिंग प्रॉपरली, तो अमांडा एक तो तरीके से नहीं बैठती थी। सी इज बाइटिंग हर नाइल्स, अपने नाखूनों को काटती थी मुंह से। सी इज बेंडिंग हिज अपर बॉडी, वो अपने ऊपर के शरीर के हिस्से को बेंडिंग कर लेती, मुड़ जाती कुबड़ टाइप में। फॉरवर्ड एंड राइजिंग हिज बैक, अपने कमर को बाहर निकालती। एंड हर शोल्डर्स, और अपने कंधों को उचकाती। कहने का मतलब एक जो बचपन की नादानी होती है, अलकाने की उम्र होती है, अलकाने के जो तरीके होते हैं वो सारे अमांडा करती रहती थी, सारी हरकतें। और उसके माता पिता उसको समझाते समझाते थक जाते थे। और कई बार तो उसके मन में ये भाव आता था कि काश में अनाथ ही होती। किसका? अमांडा का। तो कोई मुझे टोकता नहीं, रोकता नहीं, अपनी मर्जी की मालिक होती। चलिए नेक्स्ट पोइम है सर हमारे यहाँ पर, पोइम नंबर 7 है द ट्रीज, पेड़ों के बारे में। क्या कहा गया है सर पेड़ों के बारे में, आइए जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द ट्रीज। द ट्रीज कविता का मुख्य विचार क्या है। द पोइम टेल्स अबाउट द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ ए मैन। ये जो कविता है हमें एक व्यक्ति के स्वार्थी भाव को, स्वार्थी लक्ष्य को दर्शाती है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ ही इज गोइंग ऑन कटिंग ट्रीज, वो पेड़ों को काटता है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही इज डेकोरेटिंग हिज हाउस विथ प्लांट्स, अपने घरों को पेड़ पौधों से सजाता है। तो ऐसे दिखावटी होते हैं कोई भी, हर कोई मनुष्य। फिर आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा में, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, विल हैपन ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के समय क्या घटना होती होगी, क्या विचित्र बात होती होगी। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द ट्रीज आर इनसाइड, जो अंदर की तरफ है हमारे पेड़। द हाउस आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस, जो घरों से बाहर निकाले गए थे वो घरों में वापस आने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का मतलब इनकी जो जड़ें रह चुकी हैं उन जड़ों में से वापस फूट करके घरों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। दे विल हैव मूव्ड आउट टिल द मॉर्निंग, और वो धीरे धीरे सुबह तक बाहर निकल आते हैं। द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और सुबह होते होते वो जंगल वापस पेड़ों से भर जाते हैं। इस प्रकार से इस कविता में भाव दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर हमारा, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, कवि ने अपनी शाखाओं को यहाँ पर किस चीज से तुलना की है। आगे देखो, द पोइट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस, कवि ने यहाँ पर अपनी शाखाओं की तुलना की है। ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक हॉस्पिटल से आए हुए नए मरीज की तरह। कमिंग आउट द क्लिनिक डोर, जो अस्पताल से बाहर आ रहा है। दीज ट्विक्स सेम हाफ डजन ऑफ ए ग्रेट एक्सटेंट लाइक द पेशेंट, जैसे एक मरीज का हाथ पैर लटके होते हैं, शरीर कमजोर होता है, मुरझाया वसा, वैसे उस पेड़ पौधों की टहनियां पत्तियां क्या होती है, टूटी हुई मुरझाई हुई सी नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, टू द हाउस, घर का, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब वो पेड़ पौधे उस घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं तब उनका क्या होता है। साइलेंस स्प्रेड इन द हाउस, तो अब घर में बिल्कुल सुख शांति हो जाती है। व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ इट, जब पेड़ पौधे बाहर जाते हैं। देयर आर नो विस्पर्स, ना कोई फुसफुसाहट होती है। ऑफ लिंजेस, ना कोई किसी चीज की खुशबू आती है। रस्टिंग ऑफ लीव्स, ना किसी पत्तियों की चहचहाट नजर आती है। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्मेल ऑफ वेजिटेबल्स, और वे एकदम मुक्त हो जाती है शाकाहारी रूप से। वहां की जो पेड़ पौधों पत्तियों की खुशबू होती है वो सारी गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर पोइम नंबर 8 है हमारी, फॉग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोइम फॉग। फॉग कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। एवरी मैन हैज ए गोल, प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए। एंड वन कैन परस्यू ए गोल लाइक ए कैट, और एक बिल्ली की तरह अपने लक्ष्य के प्रति चलना चाहिए। जैसे किसी को पता ही नहीं चलता बिल्ली के आने का, वैसे आपके लक्ष्य के हासिल होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इट अराइव्स एंड डिस्प्रेड साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइस लाइक द कैट, ये बिल्कुल शांति से आती है बिल्ली की तरह और चारों तरफ छा जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द फॉग कम, धुंध कैसे आती है। द फॉग कम साइलेंटली, धुंध बिल्कुल शांत रूप से आती है। स्लोली, धीरे धीरे।
एंड नॉइसलेसली, और बिना आवाज किए, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटे बिल्ली के पंजों की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 सर हमारा, व्हाई डज द पोइट कंपेयर, कवि यहाँ पर क्या तुलना करता है, द फॉग विथ ए कैट, धुंध की उस बिल्ली के बच्चे के साथ में। द पोइट कंपेयर, तो कवि ने यहाँ तुलना की है द फॉग, धुंध की, विथ ए कैट, एक बिल्ली की तरह, बिकॉज क्योंकि जस्ट एज द कैट मूव साइलेंटली, कि जैसे एक बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ऑन इट्स निबल फीट, अपने छोटे पैरों से, पंजों से, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, द फॉग क्रिप्स, धुंध आगे बढ़ती है, इन साइलेंटली, धीरे धीरे, इनटू द हार्बर फ्रॉम द सी, एक समुद्र सागर से किसी हार्बर, हार्बर का मतलब क्या है, बंदरगाह की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है सर हमारा, इसमें अगली पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी, बहादुर ड्रैगन की कहानी। क्वेश्चन फर्स्ट है सर हमारा, वो आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, इस कविता में क्या क्या कैरेक्टर है, पात्र हैं, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स, उनके पालतू नामों से उनकी लिस्ट बनाइए। 1 ह्यूमन एंड 4 एनिमल्स, एक मानव है और 4 यहाँ पर जानवर है, आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम। मानव कौन है सर, बेलिंडा, 4 उसके पालतू जानवर, देखो बेलिंडा है पहले नंबर पर, द गर्ल ऑफ किटेन, इंक क्या है, द किटेन है, ब्लिंक माउस है, कस्टर्ड द ड्रैगन है, मस्टर्ड डॉग है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई, कस्टर्ड क्यों चिल्लाता है, फॉर ए नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड काउर्डली ड्रैगन, और यहाँ पर ड्रैगन को एक डरपोक या कायर ड्रैगन क्यों कहा गया है। कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जो अजगर था एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता है, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वह सोचता है, दैट द हाउस इन विच दे लिव्ड, कि जिस प्रकार वे घर में रहते हैं, वाज अनसेफ, सुरक्षित नहीं है। द ड्रैगन इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और उस अजगर को डरपोक या कायर अजगर कहा गया है इस कविता में, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज क्राइज फॉर ए नाइस सेफ केज, वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है, इसलिए उसको डरपोक या कायर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इस कविता की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है। देखो ह्यूमरस नेम्स, यहां पर एक प्रकार से मानवीय नाम है, एक्ट सिचुएशंस एंड टू एक्सपोज, और परिस्थिति के अनुसार वो प्रतिक्रिया करते हैं, एंड मॉक एट फेयर, अपने भैंस से आगे निकलते हैं, वेदर फ्रेंड्स इज द थीम ऑफ द पोएम, और ऐसे ही एक दोस्तों का समूह या गुच्छा या पेड़ यहाँ पर बताया गया है मनुष्य और जानवरों का। लास्ट पोएम है सर हमारी फॉर एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्स्ट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन, उस वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ने क्या कहा है, फाइंड अबाउट गॉड्स लव, कि भगवान किससे प्रेम करेगा। द ओल्ड रिलीजन मैन से, उस वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ने कहा है, दैट गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी, कि जो भगवान है किसी भी व्यक्ति से उसके भारी सौंदर्य के लिए प्रेम नहीं करेगा, किस चीज के लिए, और टू इज कलर ऑफ हेयर, उसके बालों के रंग से, और लुक्स, उसके हाव भाव से, चेहरे से, वॉइस, आवाज से, वे ऑफ वॉकिंग, बात करने के तरीके से, एंड सो ऑन, इस प्रकार से, कि भगवान हमारे सुंदरता से, बाहरी रूप से, भौतिक रूपों से हमसे प्रेम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर हमारा, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन हेयर, उस युवा महिला के बालों का रंग क्या था, क्या है, व्हाट डज ही से शी कैन चेंज इट टू डू व्हाई, और वह उसको बदलने के लिए क्यों कहती है। व्हाट शी वांट टू डू, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है, चलिए बताते हैं आपको सर। देखो द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर इज गोल्डन, उस महिला के बालों का रंग क्या था, सुनहरा था। शी सेज, उसने कहा, दैट बाय डाइंग शी कैन चेंज इनटू ब्राउन, वो उनको रंग करके भूरे बना लेगी।
ब्लैक काले बना लेगी, कैरेट लाल रंग की बना लेगी। सी वांट टू अट्रैक्ट यंग मैन, वो युवाओं को आकर्षित करना चाहती है। बाय लुकिंग अट्रैक्टिव, आकर्षित दिख के, कि मैं आकर्षित या फिर सुंदर दिख करके युवाओं को मोहित करूंगी या उनको क्या करूंगी, अपनी तरफ खींचूंगी, आकर्षित करूंगी। मेकअप, भाई ये डीजे और बज रहे बाहर हमारे, अब एक पढ़ाने देंगे कि नहीं पढ़ाने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड ए rampant out your ear, कवि का क्या मतलब है इससे। Why does he say that young men are thrown into despair, और इनसे आप किसी युवाओं को निराशा में नहीं डाल सकते। इस चीज को यहाँ पर कवि ने क्यों मेंशन किया है। द ग्रेट हनी कलर्ड rampant out your ear refers to the beautiful golden hair, ये जो अच्छे हनी कलर यानी सुनहरे कलर के बाल हैं उनको किसके लिए बताया है, उसके पीले सुनहरे बालों के लिए। फॉल्स एट द वुमेन्स ईयर, जो महिला के कानों के ऊपर गिरते हैं। एंड कवर इट लाइक वॉल अराउंड, और एक दीवार की तरह उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं। ही सेज अराउंड ए फोर्ट, जैसे किले को ढक लिया जाता है। और कवि ने यहाँ पर कहा है दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डेस्पायर, और तुम्हारे इस प्रकार की सुंदरता को, इस तरह के रूप रंग को देख करके युवा मोहित हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तुम्हें पाने की लालसा रखेंगे। बाय देम बिकॉज द लेडी, उस महिला की वजह से। वांट्स देम टू लव हर इंटीरियर, लेकिन वो महिला चाहती है कि वो इन्हें आंतरिक रूप से प्रेम करे, नॉट द एक्सटीरियर, बाहरी रूप से नहीं। लेकिन प्रेम होता ही नहीं है दोस्त, प्रेम शब्द सिर्फ क्या है, एक धोखा है, पछतावा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम फॉर एने ग्रेगरी, एने ग्रेगरी कविता की क्या थीम है, क्या उद्देश्य है। द थीम ऑफ पोइम इज दैट ए पर्सन, यहाँ पर इस कविता में एक व्यक्ति को बताया गया है शुड बी लव्ड फॉर हिज हर मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज, कि किसी भी व्यक्ति को उसके आंतरिक भाव से प्यार प्रेम किया जाए, उसकी गुणवत्ताओं से प्रेम किया जाए, ना कि उसकी दिखावट से। एंड नॉट बाय द आउटवर्ड ब्यूटी, उसकी बाहरी सौंदर्य से उसे प्रेम नहीं किया जाना चाहिए, उसके आंतरिक रंग रूप से, मन से उसे प्रेम किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का 16 का, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी परीक्षा की तैयारी को दमदार रूप से बनाए रखना। ठीक है, धन्यवाद।